नमस्कार दोस्तों यदि इस देश में आप चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर आपको चुनाव जीतने का हुनर आपको आना चाहिए। ये हुनर मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार के हाथों में है, क्योंकि इस भारत देश के भीतर कहां पर चुनाव कैसे होंगे, उन चुनाव की तारीख क्या होगी, उन चुनाव के आसरे आने वाले समय में कैसे बिसात सियासी तौर पर बिछाई जा सकती हो, ये सारी भूमिका अगर राजनीतिक सत्ता अपनाने लगे तो फिर ऐसे में एक सवाल हर किसी के मन में उठेगा, तब इलेक्शन कमीशन की भूमिका है क्या इस देश में? क्या वो सच में इस दौर में केंद्र सरकार की राजनीति के अनुकूल खड़ी है, या फिर ये कहे कि केंद्र में जिस राजनीतिक पार्टी की सत्ता है उसके हिसाब से ही इस भारत देश में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाता है? क्योंकि सामान्य तौर पर इलेक्शन कमीशन के पास इतनी ताकत है कि किसी भी राज्य के अंदर यदि 6 महीने तक का वक्त उससे कम का बचा हुआ हो, या फिर किसी दूसरे राज्य के भीतर चुनाव हो रहे हो, तो फिर वह उन राज्यों के भीतर भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। और आज यही हुआ। और आज ये कहे कि यह नहीं हुआ ये कि 3 नवंबर की तारीख हरियाणा की विधानसभा चुनाव की है। जम्मू कश्मीर को लेकर के 30 सितंबर किसी भी हाल में चुनाव का ऐलान हो जाना चाहिए, इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर किया था। फिर जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा के चुनाव की तारीखों का ऐलान आज कर दिया गया, क्योंकि वहां पर 3 नवंबर तक नई सरकार बन जानी है। लेकिन सवाल उठता है कि 26 नवंबर तक महाराष्ट्र के भीतर भी सरकार बननी है, और ऐसे में एक ही महीने के भीतर दो राज्यों की तारीख नई सत्ता को लेकर के सामने आ चुकी हो, तो उसके बाद की परिस्थिति में भी हरियाणा के भीतर चुनाव होंगे लेकिन महाराष्ट्र में नहीं होंगे। यानी ये कहे कि जिस देश के भीतर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक देश और एक चुनाव का ऐलान यह कहते हुए करते हैं कि देखिए ये देश पूरे तरीके से चुनाव में ही उलझा रह जाता है, और अगले ही दिन चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन जिन तारीखों का ऐलान करता है, उन तारीखों के ऐलान के साथ ये बात निकल करके सामने आ जाती है कि असल में अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव के परिणाम जिस दिन आएंगे उसके महज 24 घंटे के भीतर, या फिर कहें 24 घंटे पहले, महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान हर हाल में चुनाव आयोग को तारीखों का ऐलान करना पड़ेगा। और महत्वपूर्ण बात तो इस दौर में यह भी है कि इससे पहले की तमाम चुनाव हरियाणा और महाराष्ट्र के एक साथ हुए हैं, इसीलिए नवंबर की तारीख दोनों की है। लेकिन सवाल उठता है कि यह भी अद्भुत संयोग नहीं बल्कि कहे अद्भुत बिसात है, और इस बिसात के पीछे कैसी कैसी चालें चली जाएंगी, या फिर कहीं आप कह सकते हैं चली जा रही है। आपको इस बात को आज समझना जरूरी है, लेकिन उससे पहले इस बात को जान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ने जब आज तारीखों का ऐलान किया तो कहा जम्मू कश्मीर के भीतर 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर, यानी 18, 25 और 1 सितंबर, 3 सितंबर मीटिंग, 4 अक्टूबर को चुनाव के परिणाम आएंगे, यानी वोटिंग की गिनती होगी। और हरियाणा के भीतर एक ही फेज 1 अक्टूबर, यानी जब आखिरी फेज जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा होगा उसी दिन हरियाणा के भीतर भी वोटिंग होगी, और रिजल्ट परिणाम जो है वो 4 अक्टूबर को आ जाएगा। यहाँ पे सवाल है कि 4 अक्टूबर से 26 नवंबर जो कि महाराष्ट्र के भीतर नई सरकार बनने का वक्त है, इसमें आप ये ध्यान दीजिएगा तो 2 महीने नहीं बल्कि 1.5 महीने का समय ही बचा होता है। और 1.5 महीने का मतलब होता है कि 45 दिन, 45 डेज, और किसी भी हाल में 25 दिन, 25 डेज आपको चुनाव प्रचार के लिए देने ही होते हैं, ये मिनिमम होता है। 45 दिन पहले दिए जाते थे, लेकिन बात खिसकते खिसकते 25 यानी 25 दिन तक आ गई। इलेक्शन कमीशन इस दौर में यह भी बात का संकेत देने लगा कि जरूरी नहीं है कि 25 दिन दिए जाएंगे, आपको 20 और 15 दिन भी दिए जा सकते हैं। अगर उस लिहाज से भी अगर समझे तो फिर 4 अक्टूबर के तुरंत बाद महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान होगा। तो फिर ऐसे में इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग इस बात से खुश है कि हर महीने हुआ चुनाव की तारीखों का ऐलान करे, और जो ताकत, जितनी ताकत उसको संवैधानिक तौर पर 6 महीने के दायरे में आने वाले राज्यों के चुनाव को एक साथ कराने की मिली हुई है, वह इस दौर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी राजनीतिक सत्ता के मूल बिसात बिछाने से जा जुड़ी है। यानी ये कहे कि आप 2019 के चुनाव को यदि आप परखेंगे तो उस दिन भी, उस समय में भी आप देखिएगा तो 27 सितंबर को नोटिफिकेशन आया था हरियाणा का भी और
महाराष्ट्र का भी नोटिफिकेशन, लेकिन 27 सितंबर को नोटिफिकेशन नहीं, इस बार 27 सितंबर को वोटिंग जम्मू कश्मीर के भीतर हो रही है। उस दौर में 4 अक्टूबर को एक लिहाज से ये कहे कि जो आखिरी परिणाम उस दौर में निकल करके सामने आना था वो 24 अक्टूबर का था। 4 अक्टूबर फाइलिंग डेट थी नॉमिनेशन की, और नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख 5 अक्टूबर थी, और 24 अक्टूबर को परिणाम आना था। इस बार 4 अक्टूबर को परिणाम आएगा, यानी 20 दिन पहले हरियाणा का चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा पिछले 2019 के मुकाबले, लेकिन 20 दिनों के भीतर महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। अब सवाल है कि अब सोच के देखिए कि इलेक्शन कमीशन की भूमिका पे बात करें, या फिर इस दौर में जो विपक्ष के नेता लगातार कहते हैं कि चुनाव आयोग ने अपना पूरा काम वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की, या यूं कहे कि नरेंद्र मोदी सत्ता के अनुकूल चुनाव की तारीखों का ऐलान का साथ खुद को जोड़ लिया है, और ये हालात इस देश में क्यों हो चले हैं, तो जरा एक एक बात के आज आपके सामने रखेंगे। और इसलिए भी इस दौर में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन की पारदर्शी भूमिका इस दौर में काफी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जब तारीखों का, चुनाव का तारीखों का ऐलान जब चुनाव आयुक्त ने, जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया, तो देखिए क्या कहते हैं। Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. And every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October and everything would be over, wind up on 6th of October. इलेक्शन कमीशन अगर चाहता तो महाराष्ट्र की चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता था, और ऐसा भी इस दौर में नहीं है कि हरियाणा के भीतर किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है और महाराष्ट्र के भीतर किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी की सरकार है। ऐसा भी नहीं है, दोनों जगह एक ही भारतीय जनता पार्टी की सत्ता दोनों जगह पर मौजूद है, महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी। दोनों राज्यों में इलेक्शन कमीशन से नहीं कहा था कि आप चुनाव करा लीजिए, और हरियाणा की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया क्योंकि उसके पास ताकत है, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया, जो लगभग करीब 22-23 दिनों के अंदर के बाद होना है उसको भी। लेकिन सवाल महीने भर का भी नहीं उठता है, सवाल केवल 23-24 दिनों का भीतर के, मतलब वो जो अंतर का है हरियाणा के नई विधानसभा और महाराष्ट्र के नई विधानसभा को लेकर के। आज ही जम्मू कश्मीर की चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ। जाहिर है जम्मू कश्मीर के चुनाव के तारीखों का ऐलान का मतलब अब वहां पर 10 साल के बाद वोटिंग होगी। जो धारा 370 और 35A जो हटाई गई, शायद सरकार की इस परीक्षा की घड़ी में अब बड़ी भूमिका वहां के क्षेत्रीय पार्टियों की, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और PDP है। और इन सारे परिस्थितियों के बीच केंद्र सरकार जो अब तक दिल्ली से जम्मू कश्मीर की सत्ता को चला रही थी, और वहाँ के राज्यपाल के जरिए जो मनोज सिन्हा वहाँ पर हैं, और इस ऐलान से करीब करीब 3-4 घंटे पहले 200 अधिकारियों के तबादले भी इधर से उधर फेरबदल कर दिए गए। यानी सब कुछ अनुकूल कराने के लिए राज्य सरकार की भूमिका नहीं, बल्कि केंद्र के भीतर अपने तौर पर चुनाव शांतिपूर्ण कैसे हो, अधिकारियों के तबादले कर दिए। तमाम जिलों के जो SP और कलेक्टर जो होते हैं उनमें भी हेरफेर कर दिया गया। यानी ये कहे कि हरियाणा के भीतर जो चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ, एक लिहाज से चुनाव का नोटिफिकेशन आ गया, इसका मतलब बहुत साफ है कि वहां पे भी बहुत बड़े राजनीतिक निर्णय नहीं लिया जा सकता है। और इन परिस्थितियों के भीतर जब हम आपसे 2019 का जिक्र कर रहे थे कुछ देर पहले, तो एक सवाल हर किसी के मन में होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन की भूमिका इस दौर में चुनाव की तारीखों में भी आखिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के सत्ता के अनुकूल परिस्थितियों से क्यों जाकर जुड़ जाती है। महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव एक साथ देखिए, पहले महाराष्ट्र और हरियाणा एक साथ हुए थे। 3 नवंबर हरियाणा की डेट है तो 26 नवंबर महाराष्ट्र की डेट है, राइट। उस समय में J&K was not a factor, so one could have gone little later. This time there are 4 elections in this year and 5th election just immediately after this, that is to start with J&K, Haryana, Maharashtra, Jharkhand and Delhi. So depending on the forces, requirement of forces, which is
as I said, with a higher tone in J&K. हमने दो चुनाव को एक साथ करने का निर्णय लिया और फिर ऐसा नहीं कर सकते कि जब J&K अनाउंस करें और J&K चल रहा हो तो उसके बीच में दूसरा अनाउंस करें, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की यानी बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम में भी ये नजर खुल करके आ गया। तो क्या इस दौर में महाराष्ट्र के लिए बिल्कुल नई बिसात बिछाने की सोच दिल्ली की मौजूदा सत्ता ने सोच रखी है, बिसात बिछाने की तैयारी शुरू कर दी है? क्योंकि इस दौर में ध्यान दीजिए तो मुंबई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी जो चुनाव 2023 के फरवरी मार्च के महीने में होने थे वो आज तक हुए नहीं है, क्योंकि लगातार ये संदेश आते रह गया कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत नहीं सकती है। तो फिर जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकते तो उसको ताक पर रख दीजिए और टालते चले जाइए, जिससे ये संदेश निकल करके ना आए कि आपको चुनाव वहां पर करवाना है और चुनाव करवा करके आप चुनाव हार गए। ये परिस्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो इसी कारण से क्या महाराष्ट्र के भीतर जो नई बिसात भारतीय जनता पार्टी बिछा रही है, यूं कहें नरेंद्र मोदी बिछा रहे हैं, उस दायरे में पहली बार ट्रांसफर पोस्टिंग है क्या पहली बार इस देश में कॉर्पोरेट को साथ लेने और कॉर्पोरेट को साथ लाकर खड़ी करने की स्थिति के लिए क्या हो समय चाहिए? क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर पॉलिटिकल सत्ता, अगर राजनीतिक सत्ता पलट जाएगी और राजनीतिक सत्ता के लोकसभा चुनाव के परिणाम ने साफ बता दिया इस चीज को। तो इस बीच में 2 दशकों से ज्यादा वक्त से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो कॉकटेल बना हुआ था, इस कॉकटेल को तोड़ पाने में कभी भी कांग्रेस और एनसीपी सफल हो नहीं पाई महाराष्ट्र के भीतर, क्योंकि दोनों का वोट बैंक जब जुड़ता था महाराष्ट्र में तो 50% तक या फिर उससे भी पार कर जाता था। पहली बार शिवसेना को दिल्ली ने तोड़ा, पहली बार एनसीपी को दिल्ली ने तोड़ा, या यूं कहे मोदी ने जी कितने तोड़ा। अब पहली बार सुप्रीम कोर्ट को जो राज्यपाल की भूमिका जो महाराष्ट्र के जो हुआ था उसको गैर संवैधानिक मतलब गैर असंवैधानिक करार देना पड़ गया था सुप्रीम कोर्ट को। उसके बावजूद भी सत्ता एनडीए के पास रही और उस 5 साल के पुराने के वक्त में अगर लौट की बात करें, जब 24 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आया था 23 नवंबर को 29वें दिन देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद को शपथ लिया 2019 23 नवंबर को। 26 नवंबर को इस्तीफा दोनों ने दे दिया। 28 नवंबर को महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिल करके सत्ता बनाई। 29 जून को वहां पर 2022 में उद्धव को रिजाइन करना पड़ा और उसके बाद एकनाथ शिंदे की सरकार बन गई। ये बताता है कि नवंबर के महीने में 2019 के साल में मुख्यमंत्री बना, इस्तीफा दिया, फिर नया मुख्यमंत्री बना और उसने मुख्यमंत्री की भी 3 साल से आगे चलने नहीं दिया गया। यानी ये कहे कि पॉलिटिकल तौर पर महाराष्ट्र कितना महत्वपूर्ण इस दौर में है भारतीय जनता पार्टी के लिए, यह एक संदेश है पिछले कारनामों से। अब महाराष्ट्र यदि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया या मोदी जी के हाथ से निकल गया तो आप कल्पना कीजिए तेलंगाना, कर्नाटक, फलाना ढेकाना जो भी कहते हैं ना, उस सब के पूरे हिस्से में केवल एक गुजरात बच के खड़ा होगा, जिसको लेकर के राहुल गांधी चिता रहा है मोदी जी को कि वो इस बार वहां पर आपको हरा देंगे इस बार। यानी भारतीय जनता पार्टी की अपनी जमीन जो उसने अपनी खड़ी की थी वो पूरी तरीके से इस दौर में धीरे धीरे ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही है। तो फिर बिसात नई तरीके से बिछाने के लिए पहली बार आरएसएस को आगे बढ़ाया गया। महाराष्ट्र की चुनावी बिसात आप ही बिछाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो नेता देवेंद्र फडणवीस है वो जाति के हिसाब से वहां की राजनीति में फिट बैठते नहीं, वो ब्राह्मण है। और दूसरी तरफ नितिन गडकरी साहब वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन नितिन गडकरी की राजनीति के दायरे में उद्धव भी आते हैं और कॉर्पोरेट भी आता है, और उस हिसाब से उस राजनीति को वो साधने में अगर नहीं रहे, जिस राजनीति के ठीक उलट राजनीति है इस दौर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने महाराष्ट्र को लेकर के किया है। सवाल उठता है कि अपनी पार्टी के भीतर भी सहमत का खेल है और बाहर भी इसी सहमत से निकल करके सहमत देनी है, और क्या उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका इलेक्शन कमीशन की पहली बार आकर के खड़ी हो चली है। सवाल उठता है अब इसलिए ये सारे सवाल बड़े होने लगे क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर की परिस्थिति तो पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर जिक्र हरियाणा और जम्मू कश्मीर का करते हैं। महाराष्ट्र के भीतर 2019 में जब जीती थी भारतीय जनता पार्टी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास 103 सीटें थी विधानसभा की।
शिवसेना ने 37 सीटें जीती थी। शिवसेना ने उस दौर में जो सीटें जीती वो 52 सीट थी कुल। इस समय 37 सीट शिंदे जी के साथ। यानी ये कहे कि आप परिस्थितियों को समझे तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों मिलकर के 2019 के विधानसभा चुनाव में जिस राजनीति को साधते उसमें बहुमत से ऊपर आकर के खड़े हो गए थे। 2019 में इनके पास सिर्फ दो पार्टियों के पास 155 सीट थी 288 में से। सवाल पहली बार ये निकल करके आया जब दोनों टूट गए, लोकसभा चुनाव उसके बाद हुए, उन परिस्थिति ने पहली बार यह बता दिया कि सब कुछ धाराशाही भारतीय जनता पार्टी के पूरी राजनीति का हो चुका है। क्योंकि अगर महाराष्ट्र के भीतर अगर प्रांत दर प्रांत अगर आप वो सारे बिसात बिछाने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को आ पड़ी है, जहां पर वह अपने वोट बैंक के साथ साथ शिवसेना के वोट बैंक को कैसे अपने साथ लाकर खड़े करेंगे, इसीलिए बाला साहब ठाकरे का नाम, शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे के हवाले कर दिया गया। और जरा आप इन सारे परिस्थितियों को समझिए। जो विधानसभा के चुनाव है महाराष्ट्र में और लोकसभा का चुनाव जो हुआ उसमें वोटिंग में अंतर किसी भी राजनीतिक पार्टी का बहुत नहीं आया, लेकिन शिवसेना जो दो हिस्सों में टूटी, दोनों हिस्सों को मिला दीजिएगा तो करीब 29.5% वोट शिवसेना के हिस्से में गए। एक उद्धव ठाकरे के और एकनाथ शिंदे के शिवसेना। एकनाथ शिंदे को शिवसेना को करीब 13% वोट पड़े और 16.5 करीब उद्धव ठाकरे के शिवसेना को वोट पड़े। जबकि एक ही शिवसेना जो लड़ रही थी उसको करीब 16.5% वोट पड़ते थे, अब 29.5%, यानी ये कहे कि 13% वोटों की बढ़ोतरी एक शिवसेना से निकल करके दो शिवसेना में होने से हो गई। और उसके भीतर भी उद्धव ठाकरे के हिस्से में ज्यादा वोट पड़े बनिस्पत एकनाथ शिंदे की महाराष्ट्र के चुनाव में। यानी 2 दशकों से जो राजनीति महाराष्ट्र की चली आ रही थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के सिवाय खुद को रहने का कुछ नहीं बचा। तो फिर ऐसे में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में वो कैसे जीतेंगे? यहीं से सवाल की शुरुआत होती है। 2-3 बातें कि इस दौर में क्या ब्यूरोक्रेसी की भूमिका महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगी, इस बात को तय करना है। दूसरी सबसे बड़ी भूमिका है कि आरएसएस अपने तौर पर जिस बिसात को महाराष्ट्र में बिछाने की अगुवाई करने का काम उसको सौंपा गया है, वह किस तरीके से, किस अंदाज में उद्धव ठाकरे या उस शिवसेना को साथ लाने का प्रयास करेगी या फिर बिल्कुल नई रचना वो कर देगी महाराष्ट्र की राजनीति में, ये अगला सवाल होता है। वही अंतिम सवाल जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के परिणाम आएंगे, उस परिणाम से बनने वाले परसेप्शन का असर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कैसे डाल पाए, इस बात को लेकर के होगी। लेकिन इन सारी परिस्थितियों से हट करके अगर बात करें, एक भूमिका क्या इलेक्शन कमीशन की भी होनी है। और ऐसे में महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के लिए इस दौर में इतना महत्वपूर्ण है ही, जहां पर वह महाराष्ट्र को गंवाना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तो इसका मतलब मायने भी बहुत साफ है कि महाराष्ट्र का एकदम अलग से इलेक्शन कराकर, चुनाव कराकर एक पूरी बिसात सियासी तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर बिछाने की जरूरत अब भारतीय जनता पार्टी को आन पड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस दौर में जो देश की महिलाओं के लिए पैसा देने की जो योजना मुफ्त में शुरू की, जो युवाओं के लिए शुरू की, अगर आप उसको भी समझें तो उसके ऊपर आप समझने के बाद, अध्ययन करने के बाद करीब करीब पता चलता है कि 56,000 करोड़ का बोझ इस दौर में एकनाथ शिंदे की सरकार पर पड़ा है, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी है महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना में जो 21 से 65 उम्र तक की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति महीने देने का जो ऐलान हुआ और एक साथ 2 महीने की रकम भी डाल दी गई, उसका कुल बोझ 46,000 करोड़ का होता है। और इसके बाद जो युवाओं के लिए लाडला भाई योजना लाया गया, उसके भीतर 12th पास को जो 600 रुपये हैं, डिप्लोमा धार को जो 8,000 है, 12वीं पास को 6,000 है, डिप्लोमा पास को 8,000 होता है, जो ग्रेजुएट है उसको 10,000, ये करीब करीब 10,000 करोड़ का अलग से बोझ होता है। यानी ये कहे कि महिलाओं को दिए जाने वाले पैसे से 46,000 करोड़, जो युवाओं को दिया जाने वाला पैसा उसमें करीब 10,000 यानी 56,000 करोड़। और ये सारी परिस्थिति बहुत साफ बताती है कि अलग अलग हिस्सों में, वो विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, नॉर्थ महाराष्ट्र हो, वेस्ट महाराष्ट्र हो, ठाणे का क्षेत्र हो, मुंबई कोकण का इलाका हो, यहाँ पर उसने जो समझने का प्रयास किया उसमें क्या एक बड़ी भूमिका आरएसएस संघ और उससे बड़ी भूमिका क्या इलेक्शन कमीशन की होने वाली है इस दौर में। और इस विषाद को समझ पाने में क्या एनडीए चूक पाएगी, क्योंकि एनडीए चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उड़ना शुरू कर देगा। उद्धव ठाकरे ने कहा स्वाभिमान का चुनाव उनके लिए भी अपने अस्तित्व का संकट है, और शिवसेना ने कहा क्योंकि मुख्यमंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया,
और अब जब राज्य में चुनाव होंगे तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बहस के भीतर देखिए, देखते रहिए। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।